हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो पहले पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं यहाँ पर कक्षा 9 की पूरी विज्ञान कवर करने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा पूरे विज्ञान को ऐसे चैप्टर वाइज। तो हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे बाजार से जो खरीदा हुआ है वो चीज़ें शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है? तो शुद्ध के लिए हमारे लिए क्या परिभाषा होती है? हमारे लिए परिभाषा होती है कि उसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मिलावट है तो हम बोलते हैं ये अशुद्ध है, मिलावटी है। तो शुद्ध क्या है कि बस उसमें मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध बोलता है तो उसका तात्पर्य होता है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। मतलब समान रासायनिक प्रकृति का मतलब है कि एक ही जैसे कण हों, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। पानी तो पानी होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, ठीक है। ऐसे एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप दूध का उदाहरण ले लीजिए, दूध का, ठीक है। दूध दूध क्या शुद्ध होता है? हम बोले शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक से पूछोगे क्या यह शुद्ध है तो बोलेगा यह शुद्ध नहीं है। दूध में क्या होता है? जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक बोलेगा कि इसमें एक ही तरीके के कण नहीं है, तो दूध उसके लिए अशुद्ध है। तो वैज्ञानिक के लिए क्या शुद्ध होता है? शुद्ध कब बोलता है? जब एक ही शुद्ध पदार्थ एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब एक ही तरीके के कण होने चाहिए, उसमें वसा है तो वसा ही होनी चाहिए, कोई और दूसरी चीज नहीं निकलनी चाहिए उसमें से, ठीक है। जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी प्रकार के पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। देखो इसमें क्या है कि देखो, समुद्र का जल है, समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। खारा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक घुला होता है। समुद्री जल में क्या क्या होता है? पानी होता है और लवण होते हैं, नमक होता है। तो क्या शुद्ध है? नहीं है, उसमें कई चीजें मिक्स हैं। खनिज में देख लो, खनिज में क्या क्या मिला होता है? खनिज में एक तो क्या होता है कि जो भी चीज निकालने, मान लो लोहा मिलता है, एल्यूमिनियम होता है, मिट्टी होती है, काफी चीजें होती है। तो खनिज भी शुद्ध नहीं होता है, ये मिश्रण होता है, तो इसको पदार्थ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और मिट्टी भी मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? सल्फर, सिलिका, इन चीज़ों सभी का मिश्रण से मिट्टी तैयार होती है। तो मिट्टी भी पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ के लिए आप एक चीज ध्यान में रख लो, पदार्थ क्या होगा? एक ही प्रकार का कण। मिश्रण क्या होगा? अलग अलग प्रकार के कण। तो इसमें मिश्रण की परिभाषा बताई हुई है। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण हमेशा एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक ही तरीके के कण से मिलकर बना होता है। एक चीज आप ध्यान में रख लो, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, ठीक है। तत्व शुद्ध होना चाहिए पदार्थ मिश्रण के लिए। पदार्थ को अन्य तरह प्रकार के भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया सकता है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ को आप कुछ भी कर लो, आप अलग ही नहीं कर सकते पदार्थ में से कुछ। जैसे मान लो चीनी कण है, चीनी के कण में से आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते, चीनी कण ही रहेंगे। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा पृथक किया सकता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। तो नमक को कैसे, पानी में घुला हुआ है, तो उसको कैसे अलग करते हैं हम? उसको कैसे अलग करेंगे बताइए? उबाल दो नमक के पानी को, पानी उड़ जाएगा और जो बर्तन में नमक ही नमक रह जाएगा। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इसको पदार्थ बोलेंगे? नहीं, ये पदार्थ नहीं है, ये मिश्रण है। पदार्थ का ध्यान रखो, एक ही प्रकार के कण होते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, तो और इनको अलग कर सकते हैं। तो नमक का पानी मिश्रण है, न कि पदार्थ है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड मतलब नमक अपने आप में एक पदार्थ है, इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया सकता। नमक को किसी और चीज में पृथक नहीं कर सकते, लेकिन नमक के पानी को अलग अलग कर सकते हैं, नमक में और पानी में। अब नमक को बताइए, नमक को आप पृथक कर दोगे? नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक प्रकार का शुद्ध अवयव
रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी के कण को किसी और चीज में अलग नहीं कर सकते, तो चीनी भी पदार्थ है। अब पेय पदार्थ और मिट्टी एक समान कण नहीं है। इसने बोला हुआ है पेय पदार्थ और मिट्टी एक समान कण नहीं है। पेय पदार्थ एक समान कण क्यों नहीं है? क्योंकि पेय पदार्थ मान लो आप ले लो कोको कोला का उबाल के देखो तो पानी अलग हो जाएगा और उसमें कुछ और जो भी बचेगा वो अलग हो जाएगा, बर्तन में जो हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो रहा है ना, एक ही तो एक समान कण नहीं हुए। मिट्टी देख लो, मिट्टी आप पानी में डाल के देख लो, कुछ भाग तैरने लगेगा, कुछ भाग डूब जाएगा, तो ये भी एक समान कणों से मिलकर नहीं बना है। तो मिट्टी और पेय पदार्थ मिश्रण होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के गुण एक समान होंगे। पदार्थ का सिर्फ बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है ये कि पदार्थ एक से समान कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ को हम अलग नहीं कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ को हम किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्रण को एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्रियाकलापों के बारे में बताया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्रियाकलाप की क्या हुआ है आप पढ़ लेना। तो क्रियाकलाप में इसमें बात की हुई है, क्रियाकलाप 2.2 इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ का मैंने आपको बता दिया, पदार्थ एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बना हुआ अवयव होता है। क्या होता है? पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ अवयव, एक समान कणों से मिलकर बना हुआ अवयव, और इसको हम भौतिक प्रक्रम मतलब तापमान उबालने पर या दबाने पर इससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब आता है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी मिश्रण क्या चीज होती है? समांगी मिश्रण मतलब एक जैसा मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण मतलब अलग अलग मिश्रण में अलग अलग हो। तो अब देखो समांगी मिश्रण का एग्जांपल देता हूँ आपको। पानी में नमक घोलिए तो कैसा मिश्रण बनता है? एक जैसा मिलता है, पूरे पानी में नमक एक समान घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और उसको हम विलयन भी कहते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आप देखिए, आप पानी में मिट्टी डाल दीजिए तो मिट्टी की मात्रा पूरे उसमें क्या कहते हैं पानी में अलग अलग मिलेगी, आपको एक जैसी नहीं घुलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। एक जैसा घुल जाए, पूरे में एक जैसा घुल जाए उसको बोलते हैं समांगी, और एक जैसा ना घुले अलग अलग घुले उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विलयन क्या हुआ है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। तो देखो दो समांगी मिश्रण लेंगे और उनको हम मिला देंगे तो उसको बोलते हैं हम विलयन। ठीक है, दो समांगी मिश्रणों को मिला दो। ठीक है, प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल क्या है? समांगी मिश्रण है। देखो नींबू क्या है? विलयन, नींबू का रस विलयन, और क्या कहते हैं नींबू का रस मिश्रण, और क्या कहते हैं पानी, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? मिश्रण बनेगा। मिश्रण क्या हुआ? समांगी हुआ ना, एक जैसा होता है ना, नींबू एक जैसा घुल जाता है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपरी भाग में स्वाद कुछ और अलग है और नीचे भाग में कुछ स्वाद अलग है, नहीं होता। सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस या द्रव गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस धातु और गैसीय विलयन में होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि ऐसा नहीं होता कि मान लो हम पानी को मतलब द्रव को द्रव में मिला रहे हैं तो समांगी मिश्रण बोल देंगे। हम ठोस विलयन की भी बात कर रहे हैं। ठोस विलयन मतलब ठोस को ठोस में मिलाएंगे। इसमें बोला हुआ है ठोस विलयन का मतलब होता है ठोस को ठोस में मिलाना। ठीक है, गैसीय विलयन मतलब गैस को गैस में मिलाना। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए यह, ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब दो धातु लेते हैं और उनको एक जैसा मिला देते हैं। ठीक है, एकदम एक जैसा मिला देते हैं। इन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। अब जो कि ये दोनों आपस में इतनी तरीके से मिल चुके हैं तो उनको पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। तो मैंने बताया हुआ होता है कि जो जिनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया सकता उसको बोलते हैं पदार्थ।
तो लेकिन इसमें क्या हुआ है, वैज्ञानिकों ने इसको मिश्र धातु को मिश्रण में माना है, पदार्थ में नहीं माना है, जबकि इसको पदार्थ होना चाहिए था। ठीक है, आप याद कर लेना, मिश्र धातु मिश्रणों को माना गया है क्योंकि ये घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। और पृथक पृथक क्यों माना गया है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। ठीक है, पीतल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाते हैं। तो मैं बताता हूँ पीतल कैसे बनाते हैं। मान लो 100 ग्राम पीतल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 30 ग्राम क्या लेंगे, 30 ग्राम हम लेंगे जिंक और 70 ग्राम लेंगे कॉपर। अब क्या करेंगे, 30 ग्राम जिंक ली और 30 ग्राम जिंक को उबालेंगे, 70 ग्राम कॉपर को उबालेंगे, एकदम दोनों द्रव बन जाएंगे ना, द्रव मतलब पानी ऐसे बन जाएंगे दोनों। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला देंगे और एक लोहे की छड़, जो भी कुछ भी छड़ है उससे हम मिलाएंगे, तबकि दोनों एक दूसरे में घुल ना जाए। फिर उसके बाद जब दोनों को सुखा लेंगे, इस तरीके से पीतल का निर्माण होता है। पीतल क्या होती है, मिश्र धातु होती है, याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस किस से मिलकर बनी होती है, जिंक और कॉपर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय दोनों में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो घटक विलयन को में मिलाता है उसको विलायक कहते हैं। मतलब विलायक मैं समझाता हूँ क्या होता है, तभी मैं समझा दूंगा इनको। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। देखो अब मैं समझाता हूँ विलायक और विलेय को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब मान लो आपके पास दो चीज़ है, 10 ग्राम दूध ले लिया और 100 ग्राम पानी है। ठीक है, अब इसमें आपको विलेय और विलायक देखना है। तो देखो 10 ग्राम दूध है और 100 ग्राम पानी है, तो मात्रा किसकी ज़्यादा है, पानी की। पहले आपको मात्रा देखनी किसकी ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी क्या हुआ विलायक और दूध क्या हो गया विलेय, इस कंडीशन में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दूध पानी में जाके मिल रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस लेते हैं, मान लो 100 ग्राम दूध है और 10 ग्राम पानी है, अब पानी को उसमें मिला रहे हैं, तो उसमें विलेय और विलायक क्या हुआ, विलायक होगा 100 ग्राम दूध, क्योंकि दूध की मात्रा ज़्यादा है, तो 100 ग्राम दूध क्या हो गया विलायक। और जो कम मात्रा में क्या था पानी, वो हो गया विलेय। तो हमेशा क्वांटिटी पहले क्वांटिटी देखनी है, मतलब मात्रा देखनी है, मात्रा किसकी ज़्यादा है उसको बोल दो विलायक, और जिसकी मात्रा कम है उसको बोल दो विलेय। याद रख लो आप बस ये चीज़, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको बोल दो विलायक और जिसकी मात्रा कम है उसको बोल दो विलेय। तो विलेय विलायक बदल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मैंने बताया कि पहले हमने लिया था 10 ग्राम दूध, फिर हमने लिया 100 ग्राम दूध, तो विलेय विलायक बदल गए। ठीक है, अब इसमें उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तो मतलब इसका मतलब है कि विलयन, चीनी और जल का विलयन में क्या है कि जल जो द्रव है, चीनी ठोस है, तो एक तरल घोल में जल का उदाहरण है। इसमें चीनी कम मात्रा में, तो चीनी क्या हुई विलेय और जल क्या हो गया विलायक, जल ज़्यादा मात्रा में। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। ठीक है, आयोडीन विलेय क्यों है, क्योंकि आयोडीन कम मात्रा में और एल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो विलायक है। अब बस सीधी सी बात याद रख लो कि जो ज़्यादा मात्रा में वो विलायक है, जो कम मात्रा में वो विलेय है, बस कुछ नहीं है। बात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड विलेय और जल विलायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है, जल वायु गैस में गैस विलयन है। वायु में आप मान लो कुछ भी छोड़ दो, कोई भी गैस CO2 जोड़ दो, तो CO2 कम मात्रा में, जबकि आसपास की वायु ज़्यादा मात्रा में, तो CO2 क्या हो गई विलेय और आसपास की मात्रा हो गई विलायक। ठीक है, विलयन के गुण। अब विलयन के गुण के बारे में बात करते हैं। विलयन समांगी मिश्रण है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक समांगी मिश्रण होता है, एक जैसा मिश्रण होता है, पूरे में एक जैसी प्रकृति पाई जाती है, एक जैसा स्वाद होगा, एक जैसा रंग होगा, एक जैसा दिखेगा और एक जैसा घुलेगा। ठीक है, विलयन के कण में कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंख से नहीं देखे जाते हैं। विलयन के कण विलयन में
कण बहुत छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, क्योंकि हमारी आंख दिख नहीं सकती, इनको टेलीस्कोप उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो देखिए क्या होता है कि जो विलेन का छोटा कण होता है, जो कि प्रकाश की कण है, उन पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। मान लो कोई प्रकाश की कण जा रही है तो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, और मान लो जा रही है तो कण जो होते हैं, जो विलेन के कण होते हैं, वो फैला देते हैं, मतलब वैसे मान लो प्रकाश की कण को चीर देते हैं बीच में से, ये मान लो आप। तो क्या होता है, प्रकाश की कण चीर जाएगी तो क्या होता है, उसमें प्रकाश का मार्ग देखने लगता है। लेकिन ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो प्रकाश की किरण को चीरते नहीं है और जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेन के कणों को विलेन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलेन को शांत छोड़ने पर भी विलेन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलेन स्थायी होता है। देखो विलेन को छान नहीं सकते हैं, आप चीनी घोल लो, ठीक है, पानी में, उसके बाद आप छान के देखो, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि विलेन छोटे छोटे मात्रा में घुल चुका है। छलनी लोगे आप, उससे छन जाएगा। और ठीक है, और दूसरी बात उसमें बोली है कि विलेन को शांत छोड़ने पर भी विलेन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो वैसे आप देखो कि पानी में आप चीनी घोल लो, ठीक है, चीनी घोल दो, तो उसके बाद आप रख दो 5-6 घंटे के लिए, तो आपको कुछ दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए घुल जाता है, अर्थात विलेन स्थायी होता है। आप पंक्ति याद कर लो, विलेन स्थायी होता है और विलेन प्रकाश के मार्ग को फैलाता नहीं है, ठीक है, और विलेन का कण बहुत छोटा होता है और विलेन समांगी मिश्रण होता है। आप ये चीजें ध्यान रख लो। इसके दूसरे वाला पार्ट हम बाद में करेंगे।